गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं प्राचीन भारत के इतिहास का एक और वीडियो लेकर के। और आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल। और देख लेते हैं गुप्त काल में कौन-कौन से महत्वपूर्ण राजा हुए और उन्होंने क्या-क्या महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम हासिल करेंगे। दोस्तों, हम उन्हीं पॉइंटों को कवर करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। इसलिए बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज का गुप्त काल। देख लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। राय संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से ही जंग जीती है, सूर्य बनकर वहीं चमकता है। मतलब रातों में जो मेहनत करता है, रात भर जो जागता है और जो अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहता है, सुबह सूर्य बन के वही चमकता है। अपनी मेहनत के साथ में, कामयाबी के साथ में वही चमकता है। आज का टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास का गुप्त काल। और गुप्त काल में जो स्थापना देख लेते हैं। गुप्त काल की जो स्थापना है वो 275 ईस्वी पूर्व में ईस्वी में श्री गुप्त ने की थी। गुप्त काल की स्थापना 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने की थी। घटोत्कच जो है वो गुप्त का उत्तराधिकारी था। मतलब जो जिसने इसकी स्थापना की थी गुप्त काल की, उनका पुत्र था घटोत्कच और उनका उत्तराधिकारी भी था। गुप्तों में पुणे एवं सिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच 280 से 313 ईस्वी तक घटोत्कच ने शासन किया। और इस ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच तक प्रथम राजा गुप्त कहा गया है। मतलब इस जो सिद्धपुर का ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें घटोत्कच को प्रथम गुप्त राजा कहा गया है। प्रसिद्ध गुप्त संमत 319 ईस्वी में शुरू किया था और घटोत्कच ने ही महाराज की उपाधि धारण की थी। मतलब घटोत्कच ने अपने आप को महाराज की उपाधि धारण विभूषित किया था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक रहा था चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल। और यह महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो चंद्रगुप्त प्रथम उसके बाद शासक बना और 319 से 335 ईस्वी तक इसने शासन किया और इसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। और ये गुप्त वंश का सबसे प्रथम शासक था जिसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह किया था। उसके बाद में समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक रहा और इनका वास्तविक नाम जो था वो कांच था। और युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत समुद्रगुप्त ने ये समुद्रगुप्त नामक जो उपाधि थी वो धारण की थी। और ये विष्णु के उपासक थे। मतलब समुद्रगुप्त का जो पहले ओरिजिनल नाम था वो था काच। और इन्होंने अनेक युद्ध जीते और जीतने के बाद में इन्होंने समुद्रगुप्त की उपाधि धारण की। मतलब समुद्रगुप्त इनका नाम पड़ा। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो था हरिसेन, और जिसने इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त को युद्ध में मिली विजय श्रृंखलाओं का वर्णन किया है। जो हरिसेन था इनका दरबारी कवि, उन्होंने इनको जो जो विजय मिली थी वो प्रयाग प्रशस्ति लेख में अंकित की थी। बीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो भारत का नेपोलियन किसने कहा? बीए स्मिथ ने कहा। और इसने धरनी बंद या पृथ्वी को बांधना ही अपना लक्ष्य बनाया था। मतलब जो समुद्रगुप्त ने उसने पृथ्वी को बांधना या धरनी बंद का अपना लक्ष्य बनाया था कि पृथ्वी को जीतना है। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुगुप्त को संरक्षण दिया था। मतलब बौद्ध धर्म को भी इन्होंने फलने फूलने में मदद की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। और इससे पता कैसे चलता है? ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसके शासन काल में जो प्रचलित सिक्के थे उन सिक्कों पर इनका बीड़ा बजाते हुए चित्र था। इसलिए इनको इससे पता चलता है कि ये संगीत प्रेमी थे। श्रीलंका नरेश मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में एक बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। तो जो श्रीलंका का नरेश था मेघवर्मन, उसने समुद्रगुप्त से गया में बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लक्ष्मी दोहित्र बताया गया है। तो प्रयाग स्तंभ में क्या बताया गया है? लक्ष्मी दोहित्र। उसके बाद रामगुप्त
ने शक राजा से पराजित होकर, रामगुप्त एक शासक बने थे, उन्होंने शक राजा से पराजित होकर के और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी पत्नी थी ध्रुव देवी, उसको शक राजा को देना स्वीकार कर लिया था। मतलब युद्ध में पराजित हो गए थे और शक राजा ने शर्त रखी कि तुम्हारी पत्नी हमें दे दो। तो इन्होंने सोचा कि ये राज्य का विनाश हो या निर्दोष पब्लिक मारी जाए, तो इन्होंने अपनी बीवी को और शक राजा को दे दिया था, जिसे बाद में गुप्त वंश के एक शासक ने पुनः प्राप्त कर लिया था। आगे बताएंगे, देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने हुए शासक, उन्होंने 380 से 315 ईस्वी तक शासन किया और पूर्व में नागवंश की राजकुमारी कुमेर नागा से इन्होंने विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी थी कुमेर नागा, उनसे विवाह किया था। उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय जब शासन में आए तो उन्होंने फिर राजधानी को उज्जैन बना लिया, दूसरी राजधानी बनाई। शाकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। पहले के राजाओं का प्रचलन था कि जो विजय प्राप्त की किसी भी देश पर या किसी भी राजा पर, तो उसकी खुशी में या उसके स्मृति में कोई न कोई या तो स्तंभ बनवाते थे या कोई भवन बनवाते थे या सिक्के चलाते थे। तो इन्होंने मतलब सिक्कों का, चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि जो कालिदास थे वो थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही प्रचलित व्याग शैली के सिक्के मिले हैं। तो मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही जो कालिदास थे वो थे इनके शासनकाल में, और इनके शासनकाल के व्याघ्र शैली के सिक्के भी मिले हैं। मेहरौली का लोह स्तंभ, इसका स्तंभ जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही बनवाया था। इन्होंने मेहरौली में जो लोह स्तंभ है वो भी इन्होंने ही बनवाया था। और वर्तमान में दक्षिण दिल्ली में मेहरौली का लोह स्तंभ जो बना हुआ है उसमें चंद्र नामक शासन की विजयों का उल्लेख है। मतलब बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और उसमें चंद्र नामक शासक की जो विजय प्राप्त की थी उसने, उसका उल्लेख है, जो अभी वर्तमान में मेहरौली में स्थित है लोह स्तंभ। चीनी यात्री फाइयान 399 से 411 ईस्वी तक भारत में रुका था, और ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही भारत में आया था। फाइयान ने नालंदा में बुद्ध एवं शिष्य सारिपुत्र की अस्थियों से निर्मित एक स्तूप का उल्लेख किया था। कुमारगुप्त प्रथम कुमारगुप्त प्रथम फिर शासक बने और 415 से 455 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, और कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य की भी कहा जाता था। कुमारगुप्त का दूसरा नाम था महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त प्रथम के काल में पुष्यमित्र नामक जाति ने आक्रमण किया था। एक जाति थी पुष्यमित्र, उसने कुमारगुप्त जब शासन कर रहे थे गुप्त वंश का, तब इनके ऊपर आक्रमण किया था। अभी देख लो, पुष्यमित्र समझ करके पुष्यमित्र शुंग मत समझ लेना, वो शासक थे और ये पुष्यमित्र जाति थी जिसने आक्रमण किया था गुप्त वंश के शासक पर, कुमारगुप्त पर। कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में चल रहा है, इसकी स्थापना भी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही हुई थी। स्कंदगुप्त उसके बाद राजा बने और 455 से 467 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, और इनके समय में सर्वप्रथम क्या है, हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त के समय पर हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके पश्चात स्कंदगुप्त ने क्या किया, हुणों को परास्त कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। जो सुदर्शन झील है जो गिरनार पर्वत पर स्थित है, उसका भी पुनरुद्धार करवाया था। अंतिम गुप्त शासक जो हुए थे वो हुए थे भानुगुप्त। भानुगुप्त अंतिम शासक गुप्त वंश के हुए थे। तो ये अनेक राजा हुए, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, और ये जो जानकारी हमने प्राप्त की है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें महत्वपूर्ण टॉपिकों को ही शामिल किया गया है। अब इस गुप्त वंश के काल में कई रचनाएं हुई थी, और उन रचनाओं में देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध थी और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक रचना हुई थी इनके शासन काल में, गुप्त काल में, मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार थे कालिदास। कालिदास ने लिखा था, और इसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ये बुकों को, ये जो रचना है, ये जो पुस्तक है, ग्रंथ है, इनको जरूर याद रखना है, ध्यान रखना। एक अभिज्ञान शाकुंतलम,
और ये भी कालिदास द्वारा लिखी गई थी और इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा का वर्णन इसके अंदर किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। एक था मुद्रा राक्षस और ये विशाखा दत्त द्वारा लिखित है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य कालीन विश्लेषण एवं उनकी कथा या उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस में। एक है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम भी ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई थी और सम्राट पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा इसके अंदर लिखी हुई है। एक मृच्छकटिकम और मृच्छकटिकम लिखी थी शूद्रक ने और इसमें चारुदत्त एवं बसंत सेना की प्रेम कथा का वर्णन है। एक स्वप्न वासव दत्तम और ये भास द्वारा लिखी गई थी और महाराज उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। देवी चंद्रगुप्तम ये विशाखा दत्त द्वारा ये लिखी गई थी और इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक राजाओं का जो वध किया था उसका वर्णन है। और ध्रुव देवी जो रामगुप्त की पत्नी थी जो हुनों ने इनसे छीन ली थी, मतलब हुनों ने आक्रमण किया रामगुप्त पर और रामगुप्त की पत्नी को इन्होंने अपनी पत्नी बना लिया था। तो जो ये अपने चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक हुए इन्होंने हुनों को पराजित किया और पराजित करके रामगुप्त की पत्नी को वापस ले लिया और उनसे विवाह कर लिया था। तो देवी चंद्रगुप्तम में ये जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक राजाओं का वध किया गया और ध्रुव देवी जो रामगुप्त की पत्नी थी जो गुप्त वंश के शासक थे उनसे पुनः विवाह कर लिया। अब इन रचनाओं के अतिरिक्त भी और भी रचनाएं थी गुप्त काल की, तो वो भी देख लेते हैं। तो 10 कुमार एक चरित्र एक रचना थी जो दंडी ने लिखी थी। एक काव्यदर्श थी वो भी दंडी ने लिखी थी। एक अमरकोश थी वो अमर सिंह ने लिखी थी। एक बृहत संहिता थी जो बराहमीर ने लिखी थी। एक पंच सिद्धांतिका थी जो भी बराहमीर ने लिखी थी। एक ब्रह्मा स्फुटिक सिद्धांत थे वो ब्रह्मगुप्त ने लिखे थे। सूर्य सिद्धांत थे वो भी ब्रह्मगुप्त ने लिखे थे। आर्यभट्टी आर्यभट्ट ने लिखा था। पंचतंत्र विष्णुगुप्ता के द्वारा लिखित थी। कामसूत्र बादशायन के द्वारा लिखित था और चरक संहिता चरक ने लिखा था। तो ये अन्य रचनाएं भी गुप्त काल के अंदर हुई थी। आप देख लेते हैं गुप्तकालीन स्थापत्य और गुप्त काल में भारतीय इतिहास में जो इतिहास एवं संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्तकालीन स्थापत्य में गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। गुप्त काल के कुछ मंदिर बने थे इनके बारे में देख लेते हैं। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में ललितपुर उत्तर प्रदेश में है वो बना था। तिलवा का विष्णु मंदिर है जो जबलपुर वर्तमान में मध्य प्रदेश में उपस्थित है। एरन का विष्णु मंदिर जो सागर जगह है मध्य प्रदेश में वहां पर स्थित है। एक भूमरा का शिव मंदिर है जो सतना में है जो भी मध्य प्रदेश के अंदर है। एक नाचना का कुठार पार्वती मंदिर है ये पन्ना जगह है जो मध्य प्रदेश में वहां पर स्थित है। एक भीतरी गांव का कृष्ण मंदिर है और ये भी तो जो भीतरी गांव का कृष्ण मंदिर है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और एक नागौद का शिव मंदिर है वो सतना मध्य प्रदेश के अंदर है। तो गुप्त काल के अंदर ये कुछ मंदिरों का निर्माण किया गया था। अब गुप्त काल के शासकों ने कुछ अभिलेख भी लिखवाए थे। तो अभिलेखों में समुद्रगुप्त ने जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखवाया था। कुमारगुप्त ने बिलसड़ स्तंभ लेख लिखवाया था और स्कंदगुप्त ने भीतरी स्तंभ लेख लिखवाया था। तो ये 3 स्तंभ जो लेख है ये गुप्तकालीन स्तंभ लेख है। अब इसके बाद में देख लेते हैं गुप्त काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था में हम देख लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी जो प्रादेशिक इकाई थी वो देश थी, जो प्रादेशिक इकाई थी। और इसके शासक को शासन जो इस पर करता था देश पर उसको गोपना कहा जाता था। गोपना 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 कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी और इसके शासक को उपरिक कहा जाता था। उपरिक भुक्ति के नीचे एक विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी और जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था वो दंड पासिक कहलाता था वो। और पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चारण या भाट कहा था। मतलब जो पुलिस विभाग का अधिकारी था वो दंड पासिक कहलाता था और जो पुलिस के अन्य कर्मचारी या सेना के अन्य कर्मचारी होते थे उनको चारण या भाट कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम थी और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित किया जाता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य मेहतर कहलाते थे। जो ग्राम सभा का मुखिया था वो ग्रामिक था
और अन्य जो ग्राम सभा के सदस्य थे उन्हें मेहतर कहा जाता था। इनके इसके बाद में जो ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम समूह की एक छोटी इकाई और होती है, उसको पेट कहा जाता था। और गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का भी उल्लेख है। मतलब जो कुमारगुप्त का एक दामोदर ताम्रपत्र में लिखवाया था, उसमें भूमि को बेचने का जो अधिकारियों ने जो क्रियाकलाप थे, उनका वर्णन इस ताम्रपत्र में अंकित है। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दीनार एवं चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। तो गुप्तकालीन सोने के सिक्के थे उनको दीनार कहते थे और चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। अब देख लेते हैं गुप्तकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था कैसी थी। गुप्तकाल में सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था कैसी थी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन, जो कायस्थ है उनका सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, जबकि जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। मतलब कायस्थ जो कार्य करने वाले थे उनका वर्णन जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, और जाति के रूप में इनका वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। सती प्रथा होने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी का जो स्तंभ है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है कि सती प्रथा का प्रचलन गुप्त वंश में था। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, और जो वृद्ध महिला जो गणिका वृद्ध हो जाती थी उनको कुटनी कहा जाता था। तो मत गुप्त काल में ये वेश्यावृत्ति का प्रचलन भी चालू था। इसके बाद में गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया जाता था, और बाइबल के बाद में ये दूसरे स्थान पर इसका दूसरा स्थान था। मतलब सबसे प्रचलित ग्रंथ था पंचतंत्र, पहला बाइबल और दूसरा पंचतंत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में मुख्य विद्वान आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की लिखे थे, और इनमें दशमलव प्रणाली का विकास हुआ था। दशमलव प्रणाली देखिए आर्यभट्ट ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही कर लिया था। और सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ घूमती है। मतलब जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है वो इन्होंने गुप्त काल में ही बता दिया था आर्यभट्ट ने। और ये पता चलता है आर्यभट्टीय के मतलब आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की, और इसमें बताया कि प्राकृतिक नियम के अनुसार समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है। जो न्यूटन का नियम है कि सेब जमीन पर गिरा, उन्होंने फिर न्यूटन का नियम बनाए, तो इन्होंने पहले ही बता दिया था ये चीज ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ में, कि कोई भी चीज होती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर गिरती ही है। बाणभट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की, बाणभट्ट ने। और तिग्नी एक शासक थे जो हूणों का प्रथम राजा माना जाता था। मतलब हूणों का आक्रमण भी गुप्त काल के समय में हुआ था, तो प्रथम राजा जो थे हूणों का वो तिग्नी था। तो दोस्तों ये हमने गुप्त काल के बारे में जाना, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और हमने वही पॉइंट इसमें कवर किया।